हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुमल ओदा सिविल कोचिंग में आपको फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए आया हूं कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर यानी कि प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न पत्र लेके आया हूं। तो आज मैं आपको पूरा पेपर हल सहित बताने वाला हूं, यानी कि 1 से लेके 23 क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन का पेपर बताने वाला हूं मैं आपको, और उसके आंसर भी साथ में ही बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको जो आपकी कौन सी प्रश्नावली से कौन से क्वेश्चन और है इसके अलावा वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया तो इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन और मोस्ट है तो मैं वो बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो फेल होने के कगार पे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी अलेवेबल है, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है। इसमें वेरी बेस्ट मोस्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनिए। जो तो पहले में आपके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले होने वाले हैं। उसके बाद अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, उसके बाद बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या, यहाँ पे कुछ और भी संख्या हो सकती है। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों की यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो अपनी संख्या आती है उसकी अधिकतम घात जितनी होती है वही अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या कहलाती है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 196 के 2 का भाग दिया 98, फिर 2 का भाग दिया 49, फिर 7 का दिया 7, और ये 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ रही 2, तो यहाँ पे घातों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिया गया है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन को शून्यांकों यानी ग्राफ दिया है, ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि बहुपद पी एक्स की रेखा, बहुपद मैं परिभाषा बता देता हूं ताकि आपको जरूरी नहीं ऐसा भी क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या परिभाषा होती है ग्राफ में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने की। तो बहुपद पी एक्स की रेखा एक्स एक्स रेखा को जितनी बार, बहुपद पी एक्स की रेखा एक्स एक्स रेखा को जितनी बार काटती है, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, उतने ही बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। और इसके साथ ही जैसे कोई समीकरण दे दे या कोई भी अपन को बहुपद दे दे 2x + 3, है ना। तो इसमें अब आपको पूछ सकता है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो शून्यांकों की संख्या बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतने बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतनी बहुपद के शून्यांकों, तो इसमें कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पे ग्राफ में भी देख लीजिए, जो बहुपद की रेखा एक्स एक्स रेखा को कितनी बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन आपको दे रखा है दो चर रेखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधि नहीं है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कौन सी विधि नहीं पड़ी अपन ने, देखो प्रतिस्थापन विधि पड़ी है। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना, प्रतिस्थापन पड़ी है अपन ने। पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि अपन ने द्विघात बहुपद को हल करने के लिए काम में ली थी। कौन से बहुपद को, द्विघात बहुपद को हल करने के लिए काम में ली थी। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। और आलेख की विधि अपन ने पढ़ी है जिसमें x का रखते हैं y का मान आ जाता है, और वज्र गुणन वो जो तिरछा गुणा करने वाली, और इसके साथ दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक विधि और है, वो है विलोपन विधि। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपको कि दो चर वाले द्विघात बहुपद को हल करने की कितनी विधियां। तो द्विघात बहुपद को हल करने की विधियां कितनी है वो कमेंट्स में लिख के बताना जरूर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y = 4 और 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है, कोई हल नहीं होने की शर्त होती है अपने a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2।
C2 के। तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसमें मान रख लीजिए, तो क्या होगा, आएगा क्या का मान, तो 1 बटे 2, 1 बटे 2 प्लस बराबर K बटे 1, सॉरी 1 बटे K, 1 बटे K। तो देखो कोई हल नहीं है, तो इसको साथ में लेना पड़ेगा अपन को। यह आएगा इधर 3 बटे 4, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस, ये भी इधर आएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे K और ये 3 बटे 4 है। तो देखो कोई हल नहीं होने की शर्त, देखो इन दोनों को बराबर लेंगे अपन, इन दोनों को बराबर लेंगे तो जरूरी थोड़ी है ये वाला बराबर हो जाएगा, तो फिर तो उसमें अपने संपाति हो जाएगी, यानी कि वो संपाति बोले तो अनेक हल वाली शर्त आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ये वाला लेंगे 3 बटे 4 बराबर नहीं है। ठीक है, 1 बटे 2, तो इसमें तो के है ही नहीं है, तो के तो इसमें ही रह गया, इनको ही लेना। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे के, तो के बराबर आ जाएगा 2, वज्र गुणा किया तो के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आपका। तो इसका मतलब 2, यहाँ पे के का मान रखेंगे यहाँ पे 2, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कि आपका होगा ब ऑप्शन सही। इसके बाद बढ़ते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वें क्वेश्चन आपका है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र है। द्विघात समीकरण हल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र है, तो कौन सा है, तो अभी मैंने इसमें यहाँ पे कमेंट्स में द्विघात बहुपद का पूछा भी था, तो वो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो श्रीधराचार्य सूत्र, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका होता है, ये मूल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि मूल वास्तविक समान है, वास्तविक बराबर है या काल्पनिक है, तो ये इसका ज्ञात करने का। अब इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 5 3 1 -2 का सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए अगले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 5 घटाओ तो -2, और यहाँ पे 1 में से 3 घटाओ तो -2, तो यानी कि आपका जो सार्वंतर सभी का कितना आ रहा है, -2, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे के है, आपको दिख नहीं रहा होगा, के बराबर है, तो किसके बराबर है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, तो सीधा लिख देता हूँ, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो सेक का मतलब होता है 1/, कोस स्क्वायर थीटा, और सेक कोसेक का होता है 1/, साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा करके गुणा में ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन पे। वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वृत्त पर कितनी, एक खींची जा सकती है, नहीं, क्योंकि एक तो तभी खींची जा सकती है जब वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु दिया हुआ है, यानी कि जब वृत्त पर कोई भी बिंदु दिया जाता है, एक निश्चित बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दो कब खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कोई भी बाह्य बिंदु हो। एक और पूछ लेता हूं कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका कमेंट्स में आपको आंसर बताना है। तो अपना क्वेश्चन है वृत्त पर खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या, यहाँ पे बिंदु का नाम नहीं है, एक निश्चित बिंदु नहीं दिया है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, द ऑप्शन से हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके 90वें क्वेश्चन पे। तो यह आप 8 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके 90वें क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन।
तो नवा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। देखो नवा क्वेश्चन अपना वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र। तो वृत्त की परिधि यानी कि जो कोई भी जैसे त्रिज्या दी जाती है, ये वृत्त है, तो इसकी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा 2πr। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और पाई आर क्यूब ये क्यूब कुछ नहीं होता है। और तो बाकी ये दो ऑप्शन तो आपके गलत ही है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और ये सही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते। जब भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो कंफर्म है आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आयतन से संबंधित काम होने वाला है, यानी कि आयतन के फॉर्मूले उसमें काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे पिघलाने की बात की है तो इसमें घनाभ के आयतन में घन का आयतन का भाग दे देंगे, घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे देंगे तो कितने घन बनाए जा सकते हैं उसकी संख्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटेवा घन का आयतन, घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब। तो एक भुजा दी है तो यह हो जाएगा अपने पास घनाभ का, तो हो जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 9 बटेवा भुजा क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कटता काट दो। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, और इसको 3 से काट दो तो 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3 तरह का 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। देखो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी पिघलाने की बात आ जाए तो आयतन से संबंधित कोई सा भी घन आ जाए, घनाभ आ जाए, गोला आ जाए, बेलन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आयतन से संबंधित आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन है अपना, संख्या दी गई है 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है, एक तो आपके जो प्रश्नावली 15 पॉइंट 15वीं है, सॉरी 14वीं, तो उसमें बहुलक आपको एक फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे सिंपल संख्या दी है तो बहुलक के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको बताना है बहुलक का मतलब होता है जो संख्याएं इतनी अधिकतम बार आती है, जो संख्याएं अधिकतम बार आती है वही बहुपद का सॉरी बहुलक होता है। बहुपद क्या, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 4 4 4 3 बार आया तो बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है, बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, पक्का है, आएगा ही आएगा, आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है, तो कौन सी 1/2 प्रायिकता आती है अपने, लेकिन प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आती है। ये बात ध्यान में रखना है कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आती है, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेगिस्तान से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि रेगिस्तान पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें से आपके आने वाले हैं 6 क्वेश्चन, रेगिस्तानों की पूर्ति करने वाले 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला जो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, जिन परिमेय संख्याओं का को हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होता है, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो दशमलव प्रसार उनका शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रतिच्छेद रेखाओं के सम्मुख कोण होते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं, जैसे प्रतिच्छेद रेखा ये और ये प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनके सम्मुख जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो tan 50 डिग्री बटेवा कोट 40 डिग्री का मान होगा। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसको पहली शर्त रहती है अपन को क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना, लेकिन साइन कोस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और कौन सा 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा, और तो फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। तो tan 50 डिग्री बटेवा कोट 40 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो, तो मैं ऊपर चेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 50 बटेवा कोट 40। तो कोट 90 माइनस 50 40, तो कोट 40 बटेवा कोट 40 क्या होगा 1।
कोट 40 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, एक वृत्त की समांतर, देखो वृत्त की, एक वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखा कितनी भी खींच सकते हैं, लेकिन एक स्पर्श रेखा खींचने के बाद इसके समांतर केवल एक समांतर रेखा और खींच सकती है। तो इसलिए कितनी होती है, एक समांतर रेखा की कितनी होती है, दो रेखाएं होती है, दो संख्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये समांतर हो गई तो ये इसके एक, वैसे दो के जोड़े तो बहुत सारे खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समांतर रेखा होने पर उसके सापेक्ष केवल एक समांतर रेखा और खींच सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद में चरों की जितनी अधिकतम घात होती है उतने बहुपद की क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यांक। जितनी अधिकतम चरों की संख्या मतलब चर की घात की संख्या होती है, चर की घात की अधिकतम संख्या होती है बहुपद के शून्यांक। जैसे अभी मैंने पहले बता दिया आपको पिछले वाले क्वेश्चनों में, जो सही विकल्प वाले क्वेश्चन किए थे उसमें। इसके बाद देखते हैं छठा, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता। देखो जो घटना घटित ही नहीं हो रही है, जैसे मैं बोलूं सूर्य पश्चिम से उदय होता है, तो वो घटना घटित हो ही नहीं सकती है, तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होती है। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पी वाला प्रश्न था, सॉरी रिक्त स्थान वाला था, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक वाला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना, दो चर रैखिक समीकरणों के असंगत होने की शर्त। देखो संगत असंगत वाली वो जो अपने टेबल है वो आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए, कब संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं, कब प्रतिच्छेदी होती है, कब संपाती होती है, ये सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कब संगत होती है। देखो A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी, और हल होते हैं उसके संगत। ठीक है, और एक हल और भी बोलते हैं उसे, केवल एक हल, केवल एक हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, और असंगत 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 हल होते हैं। और रेखा बोले तो इसमें समांतर रेखा बनती है, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ठीक है, इसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाली जो कंडीशन बनती है उसमें बनती है अपने संपाती रेखा, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, और इसमें हल आते हैं आपके संगत हल। तो असंगत हल होने की शर्त क्या हो गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, ये शर्त हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल बराबर और वास्तविक है तो के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान देखो, मूल वास्तविक और बराबर है, तो मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें फॉर्मूला आएगा आपके, इसका हल करते हैं, B² माइनस 4AC बराबर AC बराबर आएगा आपका 0 के। मूल वास्तविक और बराबर कब आएंगे, 0 के बराबर होंगे। और मूल एक तो काल्पनिक होते हैं, जब B² माइनस 4AC का मान 0 से छोटा आ जाता है, यानी कि माइनस में आता है, तब काल्पनिक होते हैं, और 0 से बड़ा आ जाता है तो क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, सॉरी वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे बराबर है तो बराबर में 0 हो गए। B² बोले, B का मान क्या होता है, के सॉरी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, के, तो इसका स्क्वायर। 4A का मान x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है, 2, C का मतलब अचर पद 2 बराबर 0, तो k² बराबर यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 जब मैं 16 इधर माइनस का उधर जाते प्लस का होगा, k² इधर प्लस k² इधर स्क्वायर इधर जाते वर्गमूल, तो वर्गमूल 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 4, तो के का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, आंसर कितना होगा, 4 आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, रट लेना, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देखो
8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन यदि आपको आ गया तो एपी यानी कि समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली करने में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं 8 के प्रथम गुणज, यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि 8 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसा करके 15 तक है इसकी। तो इसमें अपन को सभी चीजें दे दी है। इसमें ए का मान दे दिया 8, ठीक है, डी का मान दे दिया 8, यानी कि डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो दोनों के बीच का अंतर 8 आ गया। एन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो एन का मान कितना दे रहा, 15। कितना दे रहा, 15। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसमें मान रख दो, तो हो जाएगा अपने पास एन का मान आ गया 15 बटेवा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू डी का मान कितना, 8। अब देखो आगे करते हैं इसको, तो 15 बटेवा 2 इंटू, यहाँ पे देखो कॉमन ले लो ताकि आपको गुणा करने में आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है और एक 8 भी कॉमन आ रहा है। 2 और 8 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1 प्लस 7, 1 प्लस 7। तो इस 2 से मैं नहीं कहता हूँ क्वेश्चन, इसको इससे गुणा कर कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बच गया अपने पास 2 चौके 8। तो 15 को 2 से गुणा किया तो 30, ताकि गुणा करने में आसान हो जाएगा। इंटू 4 इंटू 8, तो गुणा कर लो। तो गुणा करोगे तो आएगा इसका 960। कितना आएगा, 960 आंसर हो जाएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा, 960। ऐसा जोड़ने में बैठ जाओगे कि 8 और 16 24 और 13 ऐसा करने में बैठ जाओगे तो आपका कभी भी आंसर नहीं आने वाला है। ऐसी गलती कभी मत करना है कि आप जोड़ने बैठ जाओ। आपको फॉर्मूला लगाना है और हल कर